बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको लिंग परिवर्तन के नियम समझा रही हूँ, जिसको कि मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में अपलोड किया है। कुछ चीज़ें अभी और शेष बची हैं, जिनको मैं आज बताने चल रही हूँ, तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए कि किन किन प्रत्ययों को जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जाता है, कैसे बनता है, वो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। आप साथ साथ लिखिए और उसको उतारते चलिए। तो मैं आज आपको अनि इन्हीं जोड़कर प्रत्यय बनाना सिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। अब मैं उसमें आपको इन्हीं प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन। अब आप भी अब मेरे साथ साथ करते चलिए। तो कैसे बनेगा है तपस्वी, तपस्वी, सन्यासी, स्वामी, मानी, यशस्वी, अभिमानी, एकाकी, परोपकारी, हितकारी। अब मैं इसको साथ साथ यहाँ लिंग परिवर्तन करके लिख रही हूँ, आप भी इसको उतारते चलिए। तो पहला शब्द है तपस्वी, तो इसका हो जाएगा तपस्विनी। फिर है सन्यासिनी। फिर है उसके बाद स्वामिनी। फिर मानिनी। फिर यशस्विनी। अभिमानिनी। एकाकिनी।
परोपकारिणी। और हितकारिणी। तो देखिए ऐसे शब्द परिवर्तन के करके यहाँ पर लिंग परिवर्तन किया गया है। तो इतना आप उतार लीजिए। उसके बाद मैं रब करती हूँ आगे लिखने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे रब करती हूँ। अब आगे लिखिए। पूर्ण परिवर्तन करके कुछ नियमों में है। अगला मैं बता रही हूं आपको। पूर्ण परिवर्तन करके मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल प्रत्यय न लग करके उसमें पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं अभी लिखने चल रही हूं, जैसे राजा रानी, सम्राट साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, विद्वान। देखिए इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा, स्वतः इसमें पूर्ण परिवर्तन इसको कहते हैं। विदुषी, कवि, कवित्री, नर नारी, आदमी औरत, फिर भाई भाभी, वीर वीरांगना, फिर विधुर विधवा, फिर पति पत्नी। अब इसमें कोई सब सारे जितने परिवर्तन हुए हैं उनमें अलग अलग तरीके से हुआ है। इसको पूर्ण परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई प्रत्यय लगाकर नहीं हुआ है और पूरी तरीके से ये परिवर्तित हुआ है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। लिखने में अगर देर लगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और करते रहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है जिसको हम उसके नाम के पहले नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन भी करते हैं। तो मैं इसको मिटा रही हूँ, जिसको हम कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग। तो मैं इसको रब कर रही हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। और आपको बता दूँ कि बहुत बार हम सिर्फ
शब्द के पहले नर या मादा, जैसे जानवरों में, पक्षियों में हम नर या मादा जोड़ देते हैं, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रतीक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग। यानी वह जीव जंतु हमेशा या तो पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया जाता है या तो स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। उसके पूर्ण परिवर्तन की तरह उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ उसके पहले नर या मादा जोड़ दिया जाता है तो वो परिवर्तन हो जाता है। तो मैं अब आपको उसे बताने चल रही हूँ कि नर और मादा जोड़कर भी आप इसको नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग लिख लीजिएगा। तो मैं पहले नित्य पुल्लिंग की परिभाषा लिखती हूँ कि नित्य पुल्लिंग है क्या। आप भी लिखना शुरू करिए, नित्य पुल्लिंग। अब देखिए, नित्य पुल्लिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो नित्य हमेशा ही पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यदि इन शब्दों का लिंग परिवर्तन किया जाना रहता है तो उसके आगे हम मादा जोड़ देते हैं तो ये स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। तो लिखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग के रूप में ही लिखे जाते हैं। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस शब्द के पूर्व मादा जोड़ दिया जाता है। जैसे तोता, खरगोश, खटमल, उल्लू, चीता, कछुआ, कौवा, मच्छर। अब देखिए, ये शब्द ऐसे जो हैं ये हमेशा ही इसी रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर कहीं हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम इसको स्त्रीलिंग रूप दिखाना है तो बस हम इन शब्दों के आगे मादा तोता, मादा खरगोश, मादा खटमल, बस इनके आगे हम क्या जोड़ देते हैं, जैसे चीता, मादा चीता, कछुआ लिखना है तो मादा कछुआ, मादा कौवा, मादा मच्छर। यानी इस तरीके से हम इसका स्त्रीलिंग रूप दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये खासियत है
कि इसे हम नित्य पुल्लिंग ही कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा हमेशा पुल्लिंग के रूप में किया जाता है। तो मादा लगा के हम इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मैं फिर उसके बाद नित्य स्त्रीलिंग आपको लिखवाती हूँ। ठीक है, ऐसे ही नित्य स्त्रीलिंग है जिसमें जो शब्द सदैव सदैव ही स्त्रीलिंग के तरह लिखा जाता है, लेकिन जब कभी उसको हम पुल्लिंग रूप में बनाना होता है तो हम आगे उसके नर जोड़ देते हैं, तो उससे वो उसका पुल्लिंग रूप हो जाता है। इसीलिए इसे हमेशा क्या कहते हैं, नित्य स्त्रीलिंग। तो मैं इसको लिखने चल रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अब आगे का काम करना शुरू करिए। तो मैं इसको रब कर देती हूँ और अब लिखूंगी मैं आपको आपके लिए नित्य स्त्रीलिंग। अब देखिए, अब मैं आगे लिखती हूँ नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे ही नित्य स्त्रीलिंग की भी परिभाषा वही होगी कि जो शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उसका पुल्लिंग हमें बनाना है तो हम उसके साथ लिख देते हैं, नर शब्द जोड़ देते हैं। तो ऐसे शब्दों को हमेशा हम क्या कहते हैं, नित्य स्त्रीलिंग। जैसे अब नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं मैं वो लिख रही हूँ। मछली हमेशा से स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होती है। फिर उसके बाद कोयल को हम हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद मैना को हम हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही लिखते हैं। मक्खी को हमेशा स्त्रीलिंग रूप में लिखा जाता है। तितली को हमेशा स्त्रीलिंग रूप में लिखा जाता है। चील को हमेशा स्त्रीलिंग रूप में लिखा जा रहा है। अब अगर हमको इसका पुल्लिंग बनाना है तो हम क्या लिख देते हैं, नर मछली। इसी तरह हम कोयल के आगे भी नर कोयल, मैना के आगे नर मैना, नर मक्खी, नर तितली और नर चील। इस तरह से करके हम इसका पुल्लिंग रूप बना लेते हैं। अब मैं आपको कुछ हट के आवश्यक बातें लिखवाने चल रही हूँ, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, लेकिन वाक्य के स्तर पर अगर हम लड़का खेलता है तो कहते हैं लड़का खेल रहा है, और अगर लड़की खेलती है तो कहते हैं लड़की खेल रही है। लड़का और लड़की के साथ साथ क्रिया में भी परिवर्तन होता है, यानी कि क्रिया जो है विकारी शब्द है, जो कि लिंग के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर संज्ञा के साथ साथ उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ध्यान देने योग्य मैं बातें आपको संक्षेप में पुनरावृत्ति के तौर पर आपको लिखवाती हूँ। आप उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनिए और साथ साथ लिखिए।
ध्यान देने योग्य बातें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द का मतलब हो गया इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है, तो विकारी शब्द हैं। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। फिर लिंग, वचन और कारक के अनुसार, लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकारी शब्दों में परिवर्तन होने के कारण इन्हें संज्ञा के विकारक तत्व कहते हैं। फिर देखिए लिंग का अर्थ है चिन्ह। मैं बिल्कुल संक्षेप में सारी बातें लिख रही हूँ, जो मैं ध्यान देने योग्य बात है या आपको संक्षेप में पुनरावृत्ति के रूप में भी काम आएगा। फिर आया शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ये मैंने आपको दोबारा से परिभाषा रिवाइज कराई है। फिर इसके दो भेद हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग।
तो ये थोड़े से मैंने आपको ध्यान देने योग्य बातों को लिखवा दिया। और लिंग निर्णय करने के लिए हम वाक्य के स्तर पर भी लिंग पहचानते हैं और शब्द के स्तर पर मैंने अभी जो लिखवाया वो भी आपको मैंने पहचान कराया कि किस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचाना जाता है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो मैं उसको एक्सरसाइज कराने चल रही हूँ, जिसको मैं रब करने चल रही हूँ। आप इसको मिटा लीजिए, थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज एक दो करा दूँ। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित पद का लिंग बताएं। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग बताएं। पहला वाक्य है, गंगा सदा नीरा है। अब यहाँ इसका आपको इसमें रेखांकित किया गया है गंगा, कि गंगा क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो गंगा मैं यहाँ लिखती चल रही हूँ। दूसरा वाक्य है, मैंने पिछले वर्ष विदेश यात्रा की। और इसमें अंडरलाइन किया गया है यात्रा। यात्रा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? फिर है शब्द इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई। फसल रेखांकित है और मैं यहाँ लिखती हूँ इसको बढ़ा के आगे, स्त्रीलिंग। फिर उस नदी के किनारे, उस नदी के किनारे मंदिर था। और मंदिर रेखांकित है। आपको मंदिर बताना है तो
पुल्लिंग। फिर अपना प्रदेश, अपना प्रदेश अत्यंत, अपना प्रदेश अत्यंत सुंदर है। तो प्रदेश को रेखांकित किया है और ये पुल्लिंग है। फिर देखिए, इस तालाब का पानी स्वच्छ है। तालाब रेखांकित है। रेखांकित शब्द है तालाब, और मैंने इधर लिख दिया है और इसके बाद एक वाक्य है, खेतों में धान खड़ा है। तो ये मैंने आपको एक एक्सरसाइज करा दी। आपको ऐसे ही एक्सरसाइज करने को आ सकती है, लिंग परिवर्तन करने को आ सकता है। तो आपको उसको इसी आधार पर उसको पहचानना होगा। जब कभी ऐसा हो कि आपको लिंग परिवर्तन में कठिनाई हो, तो आप थोड़ा सरल रास्ता अपनाते हुए उसी शब्द से एक वाक्य बनाइए, यानी प्रारंभ ही उस शब्द से वाक्य का करिए और क्रिया लगाते ही आपको ये याद आ जाएगा कि ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने लिंग परिवर्तन के नियम बताए वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।